नमस्कार, मैं हूं वर्तिका। एशियाविल हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद। आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। आप सांसद बनने से पहले 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं। जावेद साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जावेद साहब, हाल ही में आपने रेल मंत्रालय को श्रमिक ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों को आ रही समस्याओं के बारे में एक पत्र लिखा था और पिछले करीब 48 घंटे में ही श्रमिक ट्रेनों से घर जा रहे लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है। क्या कहना है इस पर आपका? बहुत अनफॉर्चुनेट है और सिर्फ 9 लोगों का नहीं, आपने एक टीवी चैनल में देखा होगा, एक औरत की मौत हो गई और उसकी एक छोटे इन्फेंट को भी देखा होगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जब तस्वीरें दिखती हैं तो सभी का दिल तकलीफ में हो जाता है। तो ये एक वाकया है, लेकिन इस तरह के कई ऐसे डेथ्स हुए हैं या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं इन ट्रेनों में, जिनको रोका नहीं जाना चाहिए था। ये इनफैक्ट लॉकडाउन से पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री को लोगों को वक्त देना चाहिए था जी। कि जो अपने घर जाना चाहते होंगे वो चले जाते, तो इतनी तबाही नहीं देखने को मिलती। जी। ये रेल मंत्रालय का जवाब आ रहा है कि ये लोग जिनकी मौतें हुई हैं श्रमिक ट्रेनों में, उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और ये एक तरीके से पल्ला झाड़ने वाली बात लगती है। आप गौर करें कि एक ट्रेन जो 24 घंटे और 30 घंटे में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती थी, 9 दिन में भी वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पा रही है। जी। ये तो प्री इंडिपेंडेंस भी इस तरह का वाकया कभी नहीं सुनने को मिला होगा कि गुजरात की ट्रेन जो जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल पटना, वो पहुंच जाए उड़ीसा, और बॉम्बे से कहीं और की ट्रेन कहीं और पहुंच जाए। ये तो जी। बच्चों के खेल में भी इस तरह का वाकया नहीं सुनने को मिलता होगा। जी। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये दर्शाता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो बिल्कुल बेलगाम हो गई है। कोई फोकस नहीं है और कंफ्यूज्ड है ये। जी। यहाँ पे ये आपने जो अपना पत्र लिखा है, इसमें रजिस्ट्रेशन की बात उठाई है कि रजिस्ट्रेशन जब होता है तो बहुत दिनों बाद नंबर आता है। बड़ी मुश्किल से पहले तो श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत हुई, फिर इसके रजिस्ट्रेशन के बाद भी बड़ी देर में नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक पूरी तरीके की कवायद है और खास करके जो बिहार के लिए जो श्रमिक ट्रेनें चली हैं उसमें खाने पीने और शौचालय की व्यवस्था देखने को मिली। जो वीडियो सामने आई ट्रेन में से कि बहुत ठीक नहीं लगी, जबकि रेल मंत्रालय का कहना है कि जो बिहार के लिए जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी या यूपी के लिए जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी उसमें खाने पीने की व्यवस्था थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैम, मेरा जो लेटर है वो स्पष्ट बताता है कि क्या क्या कमियां हैं, और ये कमियां जो फीडबैक मिली है उसके आधार पे है, जो न्यूज आइटम्स मिलती हैं, जो वीडियोस दिख रही हैं, उसके आधार पे हमने लिखा है और आग्रह की है रेल मंत्री महोदय से कि इसमें सुधार करने की जरूरत है। अव्वल तो ये ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए थी। अव्वल तो आदरणीय प्रधानमंत्री को 24 तारीख को अगर उन्होंने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, उनके पास बहुत समय था। हेलो ट्रम्प और गुड बाय ट्रम्प और मध्य प्रदेश के सरकार बनाने के अलावा इनके जहन में और कुछ रहा नहीं। वो जानते थे कि ये लंबा लड़ाई है और इसमें उनको स्ट्रेटराइज करना चाहिए था कि जो करोड़ों की तादाद में गरीब मजदूर अपने घरों से बाहर, चाहे इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के शायद ही बिहार में कोई ऐसा गांव होगा जहां से 5 से 50 लोग बाहर नहीं खट रहे होंगे। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी का अगर योगदान देखा जाए तो बिहारियों के खून पसीने की योगदान है, जिसके वजह से जीडीपी 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन में डिबेट करते हैं ये।
तो उनके बारे में इन्होंने सोचा नहीं। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी कभी भी गरीबों की बात नहीं करते, और बात करते हैं तो उनमें वो सच्चाई नहीं होती। तो उसी का नतीजा ये है कि करोड़ों की तादाद में लोगों को आपने सड़कों में देखा होगा, सड़कों में मरते हुए देखा होगा जी। और ये रेल तो बंद होने का जरूरत ही नहीं था। उसके बाद आपने दबाव में अगर रेल शुरू किया तो शुरू ऐसे किया कि उसका लिंक भेजा, लिंक अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं भर पाते, आप मजदूर से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो मजदूर क्या करता था कि भाई जो बचा कचा है वो पैसा दे के अपना भरवाता था कि चलो घर पहुंच जाएंगे, तो गांव में नहीं होगा तो मांग पीट के अपने रिश्तेदारों से अपना गुजारा करेंगे। उसके बाद आपका लिंक फेल हो जाता था, उसके बाद आपका रिजर्वेशन होता था, स्टेशन जाते थे लोग तो उसमें पता चलता है कि नहीं भाई जगह नहीं है। कई जगह ऐसा हुआ, आपने शुरू में देखा होगा कि 90 सीटें नहीं गई क्योंकि मजदूर वो किराए का पैसा नहीं दे पाए, उनका नंबर होते हुए भी। तो ये सरासर इस मोदी सरकार और मोदी जी का ये अत्याचार है गरीबों पे, ये जुल्म है हिंदुस्तान के लोगों पे और हिंदुस्तान के उन लोगों पे जिनके वजह से हिंदुस्तान पिछले 70 सालों में एक विश्व गुरु स्तर पे पिछले डेकेड से है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड हाईली अनएक्सेप्टेबल। जी, आपने जो पत्र लिखा है उसमें किशनगंज के बारे में भी बात की है और किशनगंज से बड़ी संख्या में लोग बाहर काम करने जाते हैं, प्रवासी मजदूर हैं, और आपने लिखा है कि बहुत कम श्रमिक ट्रेनें किशनगंज पर रुक रही हैं, जिससे आपके इलाके के लोगों को दूसरे जिलों में आगे जाकर फिर वापस लौटना पड़ता है। जब आपने ये पत्र लिखा था तब से इस बारे में आपको कोई जवाब या कोई किसी तरीके का रिस्पॉन्स मिला है, किसी तरीके की मदद? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मोदी जी के सरकार में जो इस तरह की सवालात है इसका जवाब कभी नहीं मिलता है, ना तो पत्रकारों को मिलता है, ना ही एमपीज एमएलए या पब्लिक को मिलता है। और जहां तक ये चिट्ठी है, आपको मैं एक वाकया बताना चाहता हूं कि एक ट्रेन बाहर से आई जो गुवाहाटी होके, किशनगंज होके गुवाहाटी जानी थी जी। अब किशनगंज के लोग थे, उनको गया में उतारने की बात हो रही थी। तो जैसे ही हमें पता चला, हमने डीआरएम कटियार को रिक्वेस्ट किया कि भाई दिस इज इट डजंट मेक सेंस, यू नो, फिर गया से कैसे आएंगे, पैदल आएंगे क्या? गया से किशनगंज 400 किलोमीटर का फासला है लगभग। तो इस तरह के आई मीन न सोच न समझ, बगैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो वाकई I mean, I do not understand how to put it, अगर देखा जाए तो। जी, मोहम्मद जावेद साहब, एक और सवाल आपसे यहाँ पे कि कुछ इस तरीके की वीडियोस भी आई जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ श्रमिक ट्रेनों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। क्या आपकी नजर में भी इस तरीके का कुछ मामला आया? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी ऐसा माहौल है कि इसको कोई भी चीज को कम्युनलाइज करना मुनासिब नहीं होगा। भेदभाव सिर्फ रिलीजन के बेस पे नहीं, कास्ट के बेस पे भी होता है, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ। अभी जो भी मुश्किल में है, जो भी तकलीफ में है, उसको राहत मिलनी चाहिए जी। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सबसे हमारे समाज के सबसे कमजोर इकोनॉमिकली लोग हैं, उनको उनकी संरक्षण हम लोग का फर्ज है जी। और सिर्फ उनके फायदे के लिए नहीं, हमारे हिंदुस्तान के फायदे के लिए, क्योंकि उनके ताकत के बगैर हमारी वजूद नहीं है। आई वुड पुट इट दैट वे, यू नो। तो उनकी हिफाजत करना, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको मदद करना, ये नरेंद्र मोदी जी का पहला फर्ज है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि कांग्रेस ने स्टैंड अप इंडिया करके एक कैंपेन, स्पीक अप इंडिया करके एक कैंपेन शुरू किया है, जिसमें लोगों से आग्रह किया है कि आप इन लोगों की आवाज बन के प्रधानमंत्री जी को बताएं। और हम लोगों ने मांग की है कि 10,000 इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए इन कैश। ये 20 लाख का
वो टमाटर दिखा के या कैरेट दिखा के वो काम नहीं चलेगा। फिजिकल फॉर्म में 10,000 रुपए प्रति फैमिली जो इनकम टैक्स पेई नहीं है उनको इमीडिएट देना चाहिए। इसके अलावा 200 दिन का मनरेगा में उनको मौका मिलना चाहिए जो काम करना चाहते हैं। इसके अलावा जब तक ये हालात ठीक नहीं होती, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि 6 महीने प्रति महीने 6,000 पर मंथ इनको स्टाइपेंड मिलनी चाहिए ताकि इनका चूल्हा चल सके और ये महफूज रह सके। तो दीज आर द जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी से। और अगर आप लोग भी इस मुहिम में लगेंगे तो हो सकता है कुछ असर पड़े। जी सर, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि कांग्रेस तो बहुत लंबे समय से कह रही है कि 7,000-7,500 करीब जो गरीबी रेखा के पास लोग हैं उनके खातों में डाले जाने चाहिए। और आज सोनिया गांधी जी ने भी ये स्पीक अप इंडिया के नई कैंपेन शुरू की है। लेकिन इस तरीके की पहल से आपको क्या लगता है, अभी तक सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आगे क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, जब तक आवाम इसमें नहीं जुड़े, आप एक जर्नलिस्ट जरूर होंगी लेकिन आप भी एक हिंदुस्तानी है। जब आप प्लेटफॉर्म पे उस बच्चे को अपनी माँ का चादर हटा के जगाने की कोशिश करते हुए देखा होगा। जी, हमने उस पे भी रिपोर्ट तैयार की थी। जी, तो आपको भी तकलीफ हुई होगी, चाहे भले ही आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। पार्टी को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना इज अनदर थिंग, बट जब आपके हिंदुस्तान की आत्मा पे चोट लगती है तब कोई पार्टी बीच में नहीं आ पाता है, ना ही कोई मजहब स्टैंड करता है। तो ऐसे हालात में व्हेन यू सी millions of people, especially poor people on the roads, 45 और 50 डिग्री टेम्परेचर में बगैर पानी बगैर खाए हजारों किलोमीटर चल रही हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है और आपके अलावा आपके आस पड़ोस जान पहचान रिश्तेदार सबका फर्ज बनता है कि अपनी आवाज उठाए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सिर्फ अमीरों की बात करते हैं उनका ध्यान गरीबों के तरफ भी ले जाने की कोशिश करें। ये मेरा अपील है और ये करना हमारा फर्ज बनता है। जी सर, यहाँ पे आपसे एक सवाल ये कि ये आपका जो किशनगंज का इलाका है ये बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से भी लगा हुआ है। किशनगंज इलाका ये अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण कैसे कोरोना की दोहरी मार झेल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है खास करके किशनगंज इलाके में? देखिए मैम, किशनगंज ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे इन्फेक्टेड पेशेंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे नहीं मिलने चाहिए थी। तो शुरू में हमने कहा कि जो ये लॉकडाउन किया गया है ये बिल्कुल अपना जहन माइंड अप्लाई नहीं करते हुए ये किया है। आप गौर करेंगे 24 को कितने इन्फेक्टेड पेशेंट्स थे, 500 कुछ, 530 ऑड, आई डोंट नो, लेट इट बी 550 फॉर दैट मैटर। तो आप उस वक्त पूरा लॉकडाउन कर दिए। आप मजदूर जो दिन भर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद में एक कमरे जो 10 बाय 10 होता है जिसमें 12 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, दिन भर रात भर मजदूरी करते हैं, बारी बारी सोते हैं, वहां पे आपने उनको एक साथ रहने को मजबूर कर दिया 2 महीने तक लगभग। तो जो इन्फेक्टेड नहीं भी होने चाहिए थे वो इन्फेक्टेड हुए और उनको आपने छोड़ दिया कि जाओ अब धीरे धीरे पैदल जाओ या साइकिल से जाओ, या अपने बीमार बाप को एक बच्ची साइकिल पे ले जाए 1200 किलोमीटर। आई मीन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा करके तो आपने बकायदा और फैलाने की कोशिश की जो नहीं फैलता। अगर लॉकडाउन को एक हफ्ता डिले भी कर देते तब भी जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे ये जो मजदूर इन्फेक्टेड होके दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं अपने घरों में जाके, ये नहीं होता, तादाद बहुत कम होती।
तो ये पूरा जो फैसला है इनका बगैर सोचे समझे का फैसला है, जिसके वजह से हिंदुस्तान के लोगों को ये कठिनाई देखनी पड़ रही है। जी, आप से यहाँ पे एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि जो बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह हैं, जो बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के एक उज्जवल कुमार हैं जिन्होंने काफी समय पहले हमसे संपर्क किया था। वो करीब अपने 500 लोगों के साथ में, अपने भाई के साथ बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने सांसद से भी रिक्वेस्ट की, बार बार मैसेज किए, उन्होंने प्रधानमंत्री को मैसेज किया, गृह मंत्री अमित शाह को मैसेज किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ईमेल लिख चुके हैं और फिर सोशल मीडिया पर भी वो लिख चुके हैं कि बांग्लादेश से जल्द उन्हें निकाला जाए। और लेकिन अभी तक उनको हर तरफ से निराशा मिली है, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं? ये किन के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है? ये बेगूसराय कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। तो उसमें वहाँ के जो एमपी साहब है उन्होंने कोशिश की? नहीं, उन्होंने जो उज्जवल कुमार जो हैं, जो 500 लोगों के साथ करीब फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उन्होंने काफी कोशिशें की, अपने सांसद गिरिराज सिंह को बार बार संपर्क करने की कोशिश की, उनसे मदद की मांग की, प्रधानमंत्री से मदद की मांग की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदद की मांग की, लेकिन कोई मदद उन्हें कहीं से नहीं मिल रही है। तो क्या गिरिराज सिंह जी ने उनके मदद की कोशिश की? वही तो बात है सर कि उन्होंने तो नहीं, आई जस्ट वांट टू नो। जी, वो जो हमें जो नहीं, बिल्कुल उज्जवल कुमार से हमारा संपर्क है, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। उज्जवल कुमार का कहना है, उन्होंने हमें मैसेजेस भी भेजे कि उन्होंने कॉल किया, लेकिन उनका कॉल काट दिया गया, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया गया, उनके ईमेल का रिप्लाई नहीं किया गया। मैम ऐसा है कि मैं किशनगंज के एमएलए हूँ, तो किशनगंज के एमएलए की हैसियत से किशनगंज से लोग हमसे मदद मांगते हैं और काफी हद तक हम लोग कोशिश करते हैं। जी, बकायदा एक टीम है हमारी। सर आप किशनगंज से एमएलए पहले थे सर, अब आप एमपी हो गए। या हाँ सॉरी, एमपी आप 4 बार एमएलए रहे हैं तो आपको हाँ अभी वही जहन में है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि किशनगंज के अलावा भी हमें रिक्वेस्ट आता है, जो फंसे हुए हैं, जिनको पता चलता है कि हमारे तरफ से कुछ मदद हो रही है कहीं कहीं, तो उन लोगों को भी हम लोग मदद करते हैं। आई मीन आफ्टर ऑल आई एम representative of Kishanganj, but at the same time I am a resident of Bihar and हिंदुस्तानी हूँ। तो अगर हमारे लायक कोई काम होगा तो हम जरूर I can request the honorable Prime Minister and the Home Minister regarding their case. I mean, irrespective of where they belong, if they are Indian and I am an Indian, I will definitely try to help them. अगर आप मेरा ऑफिशियल नंबर आप दे देंगे तो यू कैन गिव हिज डिटेल्स इन दैट नंबर एंड आई कैन रिक्वेस्ट जो सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि आप जानते हैं लेटर लिखना भी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। बिल्कुल, तो आप उनको बिल्कुल सर, अगर आपके जरिए ही उनकी कुछ मदद हो पाएगी, जो लोग महीनों से वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो काफी बेहतर रहेगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा मैं। जी हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे एक आपसे जानना चाहेंगे कि किशनगंज जो लगभग 68% जहाँ पे मुस्लिम आबादी रहती है, उसके बारे में बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह ने साल 2018 में कहा था कि ये छोटा पाकिस्तान बनता जा रहा है, और इसके बाद में आप देखते हैं कि किस तरीके से देश का माहौल बदला है। बिहार में इस साल चुनाव भी होने जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पूरे राजनीतिक माहौल पर, ये पॉलिटिक्स पर, और इस साल चुनावी साल में वोट बैंक की राजनीति में, बिहार के वोट बैंक की राजनीति में किशनगंज कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है, खास करके तब जब अभी पूरे बिहार में आप इकलौते कांग्रेस के सांसद हैं, महागठबंधन भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाया था वहां पे। अब क्या कहना है आपका? जहाँ तक मैं अकेला वहां से महागठबंधन या कांग्रेस का एमपी जीता हूँ, तो उसकी जो क्रेडिट है वो किशनगंज के लोगों की है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक किसने क्या कहा
पॉलिटिक्स में, तो अभी इस इंटरव्यू में हम लोग कोविड पे थोड़ा कंसंट्रेट करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग का जो अपील है और आपका भी कोशिश यही है कि भाई जो तकलीफें हैं, चाहे रेलवे हमारे चिट्ठी से आपने शुरुआत की, बिल्कुल, तो उसमें सुधार हो, और जो गरीबों के लिए और जो फंसे हुए मजदूरों के लिए और किसानों के लिए जो कांग्रेस का ये पहल है स्पीक अप इंडिया कैंपेन में जी, इससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लोगों की बात सुन के तो उनका भी दिल गरीबों के लिए थोड़ा कंसिडरेट हो, ताकि उनको उनका हक मिल सके। ये हमारी कोशिश है। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे खाली वो बयान जिनका भी आपने जिक्र किया, ये बयान बीजेपी वाले करते रहते हैं। इनके पास अगर आप इनको कहें कि भाई हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, आप इंडिया पाकिस्तान छोड़ दो, और रिलीजियस जो वर्शिप का प्लेस है उसके बारे में आप बात करना छोड़ दो जी, तो इनकी जो तादाद है या पॉलिटिकल स्पेस है तो वो बिल्कुल किनारे पहुंच जाएंगे। इनके पास यही है लोगों को बरगला के, लोगों में गलत जानकारी दे के, लोगों को बहका के वो पॉलिटिक्स में रेलेवेंट रहना चाहते हैं। जी, ये इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है रेलेवेंस में रहने के लिए। क्योंकि हमने देखा 6 सालों में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन 6 सालों में आप देखेंगे ग्राफ हर चीज का हम लोग का धीरे धीरे हम लोग गिरते आई है। चाहे वो लोगों के इनकम की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर की बात हो या इंडस्ट्रीज की बात हो, हर इसमें आप देखेंगी कि गिरावट ही गिरावट है, और गिरावट तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी जी। सर, आपने एक बातचीत की शुरुआत में मध्य प्रदेश का जिक्र किया था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को अस्थिर किया गया या फिर वहां पे राजनीतिक समीकरण बदले। तो अभी फिलहाल देखने को मिलता है कि लॉकडाउन के दौरान ही महाराष्ट्र में भी गठबंधन जो है उसको अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि किसी तरीके से महाराष्ट्र में हालात मजबूती से बने रह पाएंगे अब जो गठबंधन की सरकार है वहां पर, या फिर कांग्रेस इस बार भी मध्य प्रदेश की तरह या फिर बाकी राज्यों की तरह अपनी सरकार बचाने में कितना कामयाब हो पाएगी? जो भी महाराष्ट्र में कोशिश हो रही है, जैसा कि न्यूज़पेपर्स वगैरह से पता चल रहा है और आपने भी जो बताया, तो ये अनहोली प्रैक्टिस है। ये हिंदुस्तान के लोगों के फैसले का मजाक और इंसल्ट करने की बात कर रही है बीजेपी, और करती आ रही है। यहाँ पे वो खुद अपने तरफ से सरकार बनाते हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि लोगों ने उन्हें मौका दिया, वो चलाएं अपनी सरकार अपने हिसाब से, फिर जब मौका आएगा पब्लिक को तो फिर फैसला करेगी। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जहाँ पे वो नहीं जीतती वहाँ पे अनडेमोक्रेटिक वे में हॉर्स ट्रेडिंग करके या और भी अलग अलग तरीके इन्वेंट करके वहाँ के लोगों के फैसले का अनादर कर रही है, इंसल्ट कर रही है उनके फैसले को। तो जब दोबारा मौका मिलेगा तो पब्लिक उनको सबक जरूर सिखाएगी, क्योंकि पैसे और जोर का बल ज्यादा दिन नहीं टिकता। डेमोक्रेसी में जो परमानेंट जो ताकत है वो हिंदुस्तान के लोगों की जो सोच है वो ताकत है असल। उसको डेमोक्रेटिक राइट है, उसका वोट भी एक है, आपका और हमारा और आदरणीय प्रधानमंत्री का भी एक ही वोट है। तो इसलिए हम लोग उस पर यकीन करते हैं, और इनके जो अनहोली प्रैक्टिसेस हैं वो डेमोक्रेसी के लिए मुनासिब नहीं है, और हमारे हिंदुस्तान में तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी।
मोहम्मद जावेद साहब, यहाँ पे आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी बिहार में साल के अंत की तरफ अक्टूबर नवंबर के आसपास चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव के। कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी आपको बिहार में लगती है? क्या ये जो लॉकडाउन है, आपको लगता है ये चुनावी समीकरणों पे कुछ फर्क डालेगा, या फिर कितना आपको इस बार लगता है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में मजबूती से वापस लौट पाएगी? जहाँ तक बिहार में इलेक्शन का सवाल है, तो इसमें तो ये पब्लिक को साफ हो गया है कि भाई जो प्रेजेंट सरकार जो पिछले 15 सालों से चला रही है बीजेपी के अलायंस से, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए फिट सरकार नहीं है जी। क्योंकि अगर ये अच्छी सरकार होती तो हमारे इतने तादाद में लोग बाहर मजदूरी खटने नहीं जाते, और आज इतना परेशानी में बदहाल होके कई लोगों की जाने गई, कई लोग मरने के कतार में हैं, कई लोगों को जो इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए थी वो इन्फेक्टेड होके आ रहे हैं, ये नहीं देखने को मिलता। हम दूसरे राज्यों के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हम हजारों किलोमीटर दूर जाके उनकी इकोनॉमी और उनके खेतों को नहीं हम लोग संवार रहे होते जी। तो ये विफलता है, ये जो प्रेजेंट हुकूमत है बिहार में और जो बीजेपी का समर्थन से है, अगर वो कुछ करती तो आज हमारे इतने लोग लाखों की तादाद में, मेरे ख्याल से ये फिगर कुड बी मोर देन 1 करोड़, ऑलमोस्ट 10% लोग जो हमारे बाहर हैं, या कुड बी 5%, आई डोंट नो, बिटवीन 5 and 10 तो जरूर होगा। तो वो अपने ही स्टेट में रह के अपने ही स्टेट को एक मजबूत और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर स्टेट बना सकते हैं जी। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप कितना जिम्मेदार ठहराएंगे, खास करके बिहार के मजदूर, जो प्रवासी मजदूर बाहर हैं, वो जब भी सड़कों पे उनसे हमारी मुलाकात हो रही है, वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक ऐसा नहीं लगा एक बार भी कि वो अपने प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से बहुत विचलित हुए हों, या फिर उन्होंने पहले तो कह रहे थे कि हम बस नहीं भेज सकते हैं, बहुत सी दिक्कतें पहले बता रहे थे कि हम प्रवासी मजदूरों को क्यों नहीं बुला सकते हैं। जो आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको बिहार का विकास पुरुष एक समय पे कहा जाता था, उनका पूरा रवैया एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो केंद्र की सरकार है उनके हाथों में एक तरीके से लगता है कि लगाम पूरी तरीके से नीतीश कुमार की आ गई है, और वो एकदम बोलते ही नहीं बनता है उनसे कुछ कि कुछ गलत हो रहा है बिहार के लोगों के साथ या फिर बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ। तो आपको क्या लगता है, ऐसी क्या मजबूरी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की? आपके सवाल ही में आप आंसर आपका है कि भाई बीजेपी के पूरे कंट्रोल में है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो ऑब्वियसली आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी ये दुर्भाग्य स्थिति पे। देयर इज नोबडी एल्स हु इज रिस्पॉन्सिबल। और ये पूरे बिहार की जनता, लेकिन नीतीश कुमार जी को पहले खुलकर बोलने के लिए जाना जाता था। वो उनकी जो एक पूरी खामोशी मजदूरों को मुद्दे को लेकर या जिस तरीके की परेशानियां हो रही हैं उसको लेकर एक तरीके का लगता है कि पूर्ण तरीके से समर्पण लगता है। इसमें क्या ऐसी क्या कोई कमजोर नस आपको लगता है कि उनकी केंद्र सरकार के हाथ में है जिसकी वजह से वो शांत रहने को मजबूर हैं? वो तो वही बता पाएंगे, लेकिन जो भी अभी हालात हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारी तकलीफें हैं उसके जिम्मेदार ये दोनों है। जी। आप बिहार के लोगों के लिए या जो आपको इस समय सुन रहे हैं उन लोगों के लिए, देश की लोकसभा के आप एक सांसद हैं, उसके तौर पर आप फिलहाल कुछ कहना चाहते हैं? आपका संदेश? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुरा समय भी कटेगा
और सबके लिए भलाई ये है कि बुरे समय को हमेशा याद रखें, और बुरे समय में एक आदमी मजबूत होता है। और मैं आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी अपने पड़ोसी को या जो मदद के लायक है उसको आप मदद करें, क्योंकि ये पिछले 2 महीनों में यही देखा गया है कि सरकार की तरफ से, कहीं किसी सरकार हो, खास करके केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को शायद ही कोई मदद मिल पाई होगी। और जो हिंदुस्तान के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबने योगदान दिया है। बहुत लोगों ने राशन दिया है, बहुत लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का खर्च व्यय किया है, ट्रांसपोर्टेशन इंतजाम किया है। तो इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपील करना चाहता हूं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों से कि एक दूसरे को मदद करें और एक दूसरों की तकलीफ को कम करने में सहयोग करें। ये मेरी अपील है और मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये काला जो वक्त है इस कोविड के कारण, ये जल्द ही खत्म हो, ताकि हम लोग नई सिरे से अपने मुल्क को मजबूत कर पाएं, अपने मुल्क के लोगों को एक बेहतर समाज और बेहतर वक्त दे पाएं। जी, ये मेरी संदेश है मैम। जी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद साहब, एशिया वर्ल्ड हिंदी को अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो इस समय दर्शक जुड़े हैं, जो इस बातचीत को सुन रहे हैं अभी तक, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस बातचीत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शायद आप किशनगंज के संसदीय क्षेत्र के लोगों की कुछ मदद कर पाएं, शायद आपके शेयर करने से कुछ बात बने और वहां पे श्रमिक ट्रेनों के रुकने का इंतजाम हो पाए। शायद बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए या फिर देश भर के प्रवासी मजदूरों की आवाज कुछ दूर तक जाए और हम उसकी आवाज को, प्रवासी मजदूरों की आवाज को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे पाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप बने रहिए एशिया वर्ल्ड हिंदी के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू मैम। जी।